बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 18वें योम शहादत के मौके पर आज़म बस्ती में शोहदाए कारसाज की कब्रों पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं। और आप भी जानते हैं कि हर साल हम इस कब्रिस्तान पे ज़रूर आते हैं, इसलिए कि यहाँ एक ही कब्रिस्तान में 7 शोहदा की कब्रें हैं और तमाम के तमाम नौजवान हमारे थे। और इनकी फैमिलीज़ ने जिस तरह से इस सारे वाक़े के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, हम उसमें उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सानिया कारसाज दुनिया की तारीख़ में पुरअमन सियासी इवेंट के ऊपर होने वाला शायद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें पौने 200 से ज़ायद हमारे कारकुनान शहीद हुए, 500 के करीब हमारे कारकुनान ज़ख्मी हुए। और इस साने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों और आवाम का जो ताल्लुक़ मोहतरमा के साथ रहा, वो भी एक काबिल दीद बात है। आपके इल्म में होगा कि जब मोहतरमा 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही थी, उससे पहले ही दहशतगर्दों ने ये धमकियां देना शुरू कर दी थी कि जब वो पाकिस्तान आएंगी तो उनका इस्तकबाल बमों के साथ किया जाएगा। आम तौर पे तो ये होता है कि जब इस किस्म की थ्रेट्स हों तो लोग नहीं आते बाहर, खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि इन दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद लाखों की तादाद में अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कराची में इस्तकबाल किया। फिर ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। इस वाक़े में 2 धमाके हुए जो सबके इल्म में है। पहले धमाके के बाद भी हमारे कारकुनान पीछे नहीं हटे और मोहतरमा की तरफ लपके और उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और उसके बाद दूसरा धमाका हुआ जिसमें ज़्यादा शहादतें हुई। इस 18 अक्टूबर के वाक़े के बाद मोहतरमा ने तकरीबन पूरे मुल्क के बड़े शहरों में इंतखाबी रैलियाँ की, जलसे किए। हर जगह पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, उनके जलसों में शिरकत की। तो दहशतगर्दों का जो मकसद था कि पाकिस्तान की कौम को डीमोरलाइज़ करें, सियासी क़यादत को डीमोरलाइज़ करें, उनको खौफज़दा करें, वो उसमें नाकाम हुए थे। और ये शहीद हमारे सर का ताज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ शहादतों से, कुर्बानियों से भरी हुई है, जो क़यादत से शुरू होती है कारकुनों तक जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन तमाम जो शहादतों के सिलसिले हैं, उसमें जो ये सानिया कारसाज है, 18 अक्टूबर का जो वाक़या है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम उसको हमेशा याद रखेंगे। वकार भाई की बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर 2007 को सानिया कारसाज रुनुमा हुआ। 18 अक्टूबर वो दिन था जब इस मुल्क के करोड़ों आवाम की हरदिल अजीज़ कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी जिलावतनी ख़त्म करके अपने वतन वापस आ रही थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही थी, थ्रेट्स मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने वतन की मोहब्बत में, आवाम की मोहब्बत में तमाम धमकियों की परवाह किए बग़ैर पाकिस्तान वापस पहुँची। और जब वो कराची एयरपोर्ट पे उनका तैयारा लैंड किया तो लाखों की तादाद में आवाम का एक सैलाब था, जम्मे गफ़ीर था। पूरी शारे फैसल जो किलोमीटर्स पे मुहित है, वो सरों से भरी हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का काफ़िला 2 बजे दिन कराची एयरपोर्ट से रवाना हुआ और वो आहिस्ता चलते हुए जब 12 बजे रात को कारसाज के मुकाम पे पहुंचा तो दहशतगर्दों ने 2 बम धमाके किए, जिसमें हमारे पौने 200 से ज़ायद कारकुन, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर अपनी जानें निछावर कर दी और उनको बचाया, उनको महफूज रखा। इसके साथ साथ 500 से ज़ायद हमारे वो कारकुन जो इसमें ज़ख्मी हुए, जिनमें वो भी बहुत ज़्यादा की तादाद है, जिनमें उनके किसी की टांग टूट गई या चली गई या किसी का हाथ चला गया, वो अपाज हो गए, किसी की आँख जो है वो महफूज नहीं रही। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दूसरे दिन इन धमकियों की परवाह किए बग़ैर 19 अक्टूबर को वो जिन्ना अस्पताल गई, उन्होंने अपने ज़ख्मी कारकुनों की इयादत की। इसके बाद वो लियारी गई, जहां वो शहीदों के घरों में गई, जबकि उनको सख्त जो है धमकियाँ दी जाती कि आप घर से भी बाहर ना निकलें। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि वो एक बहादुर लीडर थी, निडर लीडर थी, जिन पर पाकिस्तानी कौम फ़ख्र करती है और आज भी उनको याद करती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, जब यह सानिया रोनुमा हुआ, उस वक्त कि जो अरबाब हुकूमत की यहाँ पे सिंध में थी, आपको याद होगा कि
पूरे शारे फैसल की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। स्ट्रीट लाइट बंद थी। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इसकी इस प्रोग्राम की मेज़बान थी, हम जब इसकी थाने के FIR के लिए बादराबाद थाने गए तो SHO भाग गया, हमारी FIR नहीं ली गई। हमने हाई कोर्ट से फिर वो FIR कटाई, लेकिन इस थाने के फौरी बाद उस हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने पूरा क्राइम सीन को धो दिया। कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, कोई एविडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से इसकी तहकीकात में मुश्किलात पेश आ रही थी। तो इसके बावजूद भी हुकूमत सिंध की जब कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे, जिस पर कमेटी बनाई गई इसकी तहकीकात के लिए, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से, लेकिन वो अभी भी केस मौजूद है। तो हम आज के इस मौके पर अपने उन तमाम शोधा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और इस अज़म का इरादा करते हैं कि जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। भाई आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, कारकुनान का या आम आपके जो वोटर सपोर्टर हैं उनकी क्या राय है कि नून लीग के साथ अब जो सूरत हाल है खासतौर पर पंजाब में या मरकज़ में, किस तरह का नून लीग के साथ स्ट्रेटजी आपकी तजवीज़ क्या है कि क्या रहनी चाहिए? देखिए, अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से पहले मेरे लिए ये बात करना तो ज़रा मुश्किल है कि वहाँ पे क्या डिस्कशन होगी। और हमारी जो CC के इजलास होते हैं उसमें कभी भी पहले से हमें कोई फीड ही नहीं करता कि आपने ये बात करनी है और ये हमने करना है। वहाँ तमाम मेंबरान को अपनी राय देने की आज़ादी होती है और खुलकर वहाँ बात होती है, और उसके बाद जो इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला हो जाता है, जो क़यादत फ़ैसला करती है, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूं कि जो जब ये हुकूमत बन रही थी तो कोशिश ये की गई कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बने, वफाकी हुकूमत का। लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये तय किया कि हम हुकूमत का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। कुछ लोगों की राय ज़रूर थी कि वो बने, लेकिन अक्सरियत की राय ये थी कि हम हुकूमत का हिस्सा ना बने, और हम नहीं बने। उसके बाद बीच में एक मरतबा फिर ये अटैम्प्ट हुआ, दोबारा CC का इजलास हुआ और उसमें फिर ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जिस तरह हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह सपोर्ट करें जारी रहनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि आज CC के अंदर क्या डिस्कशन होगी, क्या फ़ैसला होगा, लेकिन जो भी होगा यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर तरीन लोग हैं वो उसके अंदर होते हैं, और उसके बाद जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू। भुट्टो सब ये बताइएगा, जिन दहशतगर्दों ने मोहतरमा पर हमला किया था, आज वही पाकिस्तान की सरहदों पर हमला कर रहे हैं। अफगान दहशतगर्दों से क्या कहेंगे, आज उनका से क्या पैगाम देगा? देखें, आपने सही कहा कि ये जो दहशतगर्दी का सिलसिला इस वक्त भी मुल्क में जारी है, इसका आगाज़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, और उस वक्त तो खैर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया था। हमारी गलियाँ, हमारी मस्जिदें, हमारे स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे मदारिस, हमारे चर्चेज़ कोई महफूज नहीं थे। किसी मज़हब का ताल्लुक़ हो, किसी मसलक से हो, किसी ज़ात व कौम का हो, कोई महफूज नहीं था। और दहशतगर्दी उरूज पे थी। और मोहतरमा ने, आपको याद होगा जब वो आई थी और अपनी आखिरी तकरीर की थी, तो उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि सवात में हम पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। उसका मतलब ये था कि उस वक्त KPK के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराना भी जुर्म था, और जो पाकिस्तान का झंडा लहराता था उसको मार दिया जाता था। तो ये सूरत हाल थी। उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। शायद दुनिया में कम होता हो कि पूरे के पूरे शहर को खाली कराया गया हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ हो, दोबारा उस शहर को आबाद किया गया हो। ये बहुत कम होता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। तो वो सिलसिला जो कुर्बानियों का था वो चला, और दहशतगर्दी पे काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो गया था। लेकिन एक मरतबा फिर दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, इसलिए कि साबिका PTI की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हुए थे उनको ये इजाज़त दी कि वो पाकिस्तान में आकर आबाद हों, और वो आबाद हुए। उसके बाद ये नया दहशतगर्दी का सिलसिला जो है शुरू हुआ है। और अब जो है आप देखें कि सबसे बड़ा निशाना हमारी फोर्सेस बनती हैं। आप हमारे पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ौज के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और दीगर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको, इवन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है। हमारे उलमाए कराम को, हमारे शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर अफ़गान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है तो यकीनी तौर पर यह हमारा हक़ बनता है कि हम उस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोके। अगर वो रोकने में नाकाम होते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको रोकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जो फ़ैसले किए जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी ऑफिसर्स, पाकिस्तानी फोर्सेस की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम अफगानियों को निकाला जाएगा। सिंध हुकूमत ने इस सवाल से क्या लाया, तरतीब दिया था उस वक्त भी बताया। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं ना,
उन ममालिक में किसी और मुल्क का शहरी अगर आता है और रहता है तो उसके कोई तौर तरीके हैं, कोई कवायद व ज़वाबित हैं, कोई कवानीन है। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से मुँह उठाऊँ और दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाऊँ और अपनी मर्ज़ी से रहता रहूँ, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करता है, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता रहा। लेकिन खैर अफ़गानिस्तान में उस वक्त हालात ख़राब थे और पाकिस्तान ने जितने खुले दिल के साथ 40 लाख से ज़ायद अफ़गान शहरियों को यहाँ पर पनाह दी, उनकी देखभाल की, उनको मेहमान समझ के ये रखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज अफ़गानिस्तान में सूरत हाल निस्बतन वो समझते हैं बेहतर है, तो इन तमाम लोगों को अपने शहरों में जाना चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तान आना चाहता है, रहना चाहता है, तो पाकिस्तान के जो नाफिज शुदा कवानीन हैं, वीज़ा लेकर आएँ, यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करें, लेकिन वो सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम कोई भी शहरी हो, मैं कहता हूँ अफ़गानी नहीं, कोई भी शहरी हो, किसी भी मुल्क का हो, उसको इस मुल्क में रहने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। PIDCL के हवाले जो है ना सामने आके तो जाहिर है मुकाबला नहीं कर सकता। अब मोदी के लिए क्या पैगाम है इसके पूरे जो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान पे? देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे, भारत ने हमेशा प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है। वो कभी कभी ख़ुद भी कर लेता है, लेकिन उसने मुख्तलिफ अपने मोहरे संभाले होते हैं। कभी हमारे इंटरनल कुछ जो गाफिल लोग होते हैं वो दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलविस हो जाते हैं, अलहदगी पसंद जो तंजीमें बन जाती हैं वो कर लेती हैं। लेकिन अगर अफ़गान हुकूमत उसको ऑफिशियली जाकर अपने कंधे फराम करना शुरू कर दे तो बड़ी ख़तरनाक बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ये साबित किया कि अपने से आबादी में बहुत बड़े मुल्क को, अपने से बहुत मजबूत माशी तौर पर मुल्क को, अपने से मज़ीद बड़ी फ़ौज रखने वाले मुल्क को हमने जो इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी थी, उसके बाद दुनिया पे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है कि कोई मुल्क आएगा और हम पे हमला करेगा और यहाँ से जो मर्जी करके चला जाएगा। वो जो मैसेज गया है दुनिया को, उसके बाद मोदी भी, भारतीय पूरी हुकूमत भी परेशान है और जो उनके आलाकार बन रहे हैं उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि अगर भारत खुद कुछ नहीं कर सका तो भारत का आलाकार बनकर जो कुछ किरदार हैं वो कुछ नहीं कर सकेंगे। इत्तलात है कि वफाकी हुकूमत ने PIDCL से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ वही रखा है कि कराची में PIDCL के ज़रिए से ही होगा। क्या सिंध हुकूमत ने इस मामले पर यू टर्न लिया है या PIDCL के ज़रिए से तरक्याती मंसूबों पर अब सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखें, एक तो मैंने बाज़ों का देखा कि कुछ हमारे जो MQM के दोस्त हैं या कुछ और लोग हैं वो PIDCL के केस को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो बाख्तियार होने चाहिए, ख़ुद मुख्तियार होने चाहिए, वो अपना इख्तियार खुद इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ वो वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में शुरू हुई थी। पहले उन्होंने PIDCL बनाई, इमरान आया PIDCL बनाई, अब SIDCL बनाई, अब शहबाज शरीफ आया PIDCL बनाई। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। देखिए, सिंध में या अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो कराची में मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो तरक्याती काम कर रहे होते हैं। अब अगर उन तरक्याती काम करने वाले इदारों से आप कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे और आप कहेंगे एक कंपनी हम बनाएंगे, वो कंपनियां काम करेगी, तो उससे लड़ाइयाँ पैदा कहाँ होती हैं। सिंध हुकूमत के बेशुमार मंसूबे हैं कि हमने फ़लाँ सड़क बनानी है, KMC के मंसूबे हैं कि हमने यहाँ पर गली बनानी है, वाटर बोर्ड की स्कीमें हैं कि यहाँ हमने पानी की लाइन डालनी है या सीवरेज की लाइन डालनी है। अब अगर इनसे ऊपर कोई आ जाएगा जो कहेगा इनसे मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा और अपनी मर्ज़ी से पानी की लाइन भी डालूंगा, सीवरेज की लाइन भी डालूंगा, सड़क भी बनाऊंगा, गली भी बनाऊंगा, स्ट्रीट लाइट भी लगाऊंगा, तो इससे डुप्लीकेशन पैदा होती है। कोई पता नहीं है कि PIDCL जो है वो किस गली में पानी की लाइन डालना चाहता है, सीवरेज की लाइन डालना चाहता है, स्ट्रीट लाइट लगाना चाहता है, गली बनाना चाहता है, सीवरेज सड़कें बनाना चाहता है, पता ही कुछ नहीं है। जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ये पैसा ज़ाया होगा, इसके अंदर करप्शन का एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि सड़क KMC ने बनाई हो, बिलिंग PIDCL कर ले। हो सकता है कि सड़क PIDCL बनाए, जो बिलिंग है वो KMC कर ले, KDA कर ले, कोई टाउन कर ले, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। हम उन मसाइल से बचना चाहते हैं और ये बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे मुल्क में निज़ाम मुख्तलिफ है और सूबा सिंध के अंदर ये नई कंपनी लेकर आ गए। तो भाई या तो पूरे मुल्क में करो, हमें ये बकबक करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हमें आइसोलेट करोगे या मुख्तलिफ निज़ाम लाओगे तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती है और किसी एक की फरमाइश पर अगर ये काम हो रहा है तो गलत है। हमने पहले भी कहा कि अगर आप काम करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। हुकूमत 20 अरब ना लगाए, 200 अरब लगाए कराची में, हैदराबाद में, खुशामदीद कहेंगे, लेकिन उस पैसे को खर्च करने का कोई तयशुदा तरीक़ेकार होना चाहिए ताकि उसमें कोई गलतियाँ ना हो, उसमें कोई डुप्लीकेशन का एलिमेंट सामने ना आए। बस देखें, उसमें ऐसा है कि PWD के तहत जो स्कीमें चल रही थी
वो वफाकी काबीना में फैसला हुआ कि PWD को ख़त्म कर दिया जाए। तो PWD को ख़त्म करने के वजह से जो वहाँ पे टेंडर या जो वहाँ पे स्कीमें चल रही थी उसके लिए फैसला हुआ कि ये सूबे करेंगे। तो PWD के सारे जो प्रोजेक्ट थे वो KPK को, पंजाब को, बलूचिस्तान को ट्रांसफ़र किए गए सिवाय सूबे सिंध के। ये फैसला हुआ था कि चारों सूबे करेंगे, जिस पे हमारा शदीद एहतजाज था। और ये हमने वहाँ बजट के दौरान भी उनसे एहतजाज किया था कि सिंध के साथ मुसलसल विफाक ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि पहले इशू आया जो सक्कर हैदराबाद मोटरवे उसके हवाले से, फिर K4 का मसला आया, फिर 7 और जामशोरो सड़क का जो आज 2017 से चल रही है। तो वफाक मुसलसल ज़्यादती करे, जिस पे हमारा शदीद एहतजाज था। और इस पर भी शदीद एहतजाज है कि PIDCL क्यों बना के या ईस्ट इंडिया कंपनी आप बना रहे हैं इसके अंदर। आप वहाँ की जगह तो आप उसके ज़रिए काम करा रहे हैं, तो सूबे सिंध में क्या मसला है? मसला मैं जो समझा हूँ, ये जो हमारे ये जिनका अपना सईद गनी साहब ने नाम लिया, तो शायद उनको काम की क्वालिटी पसंद नहीं है, वो गैर मियारी काम कराना चाहते हैं। PIDCL का कोई म्यार नहीं है, कोई स्टेक नहीं है, जबकि हुकूमत सिंध के जो महकमे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा वर्क्स एंड सर्विसेज हो या हमारे दूसरे एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो, उन्होंने बेहतर काम किया है। तो मसला ये है कि ना हम यहाँ कमीशन खाने देंगे, ना मेरिट पे कंप्रोमाइज़ होने देंगे। कमीशन खाने के लिए तो ये हो रहा है, इसी पे तो शोर है कमीशन खाने। गाड़ी हमारी किस तरह है?